Good morning to all. Topic for today is levels of organization. तो क्या होता है levels of organization? जब साइंटिस्ट ने लाइफ को स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने बहुत ही माइन्यूट लेवल से लेकर उसको बहुत ही वास्ट लेवल तक उसको स्टडी किया। तो उसको डिफरेंट लेवल्स में उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो इसी को हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें एक माइन्यूट लेवल से लेके एक बहुत ही ब्रॉड जो है वो लेवल तक जब इसको स्टडी करें तो वो हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो फर्स्ट जो सबसे माइन्यूट लेवल है वो हमारे पास आता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो क्या होता है हमारे पास सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल? अगर हम बात करें कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो क्या है? मैटर इन नेचर। मैटर क्या होता है? जो कि हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो और उसको रखने के लिए हमें जगह की ज़रूरत हो, वो हमारे पास मैटर है। तो मैटर में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है एटम, जिसको फर्दर आगे हम कट नहीं कर सकते। जैसे कि ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है कट, जिसको हम फर्दर आगे कट नहीं कर सकते। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मैटर में जिनसे मिलकर बना हुआ है कोई भी मैटर, ठीक है। तो इसको फर्दर आगे हम कट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो उसके न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास, जैसे कि प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और ये उसकी शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। प्रोटॉन की बात करें तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन की बात करें तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और एटम एज अ होल जो है वो न्यूट्रल स्पीशी है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो एटम के अंदर मौजूद हैं, जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। अब एलिमेंट्स जो हैं वो एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, और अब तक अगर हम देखें तो 92 एलिमेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं नेचुरल एलिमेंट्स, जिनमें से 16 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बायो एलिमेंट्स। अब इनको हम बायो एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं कि ये बायो एलिमेंट्स हैं। बायो एलिमेंट्स जो हैं इनमें भी फर्दर आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं, जिसमें आ जाते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स और माइनर, या इसको हम ट्रेस बायो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। मेजर बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जो 99% ऑफ बॉडी मास बनाने में हेल्प आउट करते हैं, और बाकी जो 1% है वो दूसरे एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो इन मेजर एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम, फॉस्फोरस। तो ये मिलकर हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और 99% जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर हैं वो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। माइनर बायो एलिमेंट्स क्या हैं? जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प आउट करते हैं, जिसमें पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन मौजूद है। अब ये कम अमाउंट में तो मौजूद है, लेकिन अगर इनकी कमी भी हमारी बॉडी के अंदर हो जाए तो हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकती। तो इस तरह से ये 16 के 16 बायो एलिमेंट्स हैं, ख्वाह वो मेजर अमाउंट में मौजूद हैं या ट्रेस अमाउंट में, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास था एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, जिसमें सबसे स्मॉलर यूनिट जो है वो हमारी बॉडी में एटम होता है, और उन्हीं से मिलकर एटम्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं, जिसमें से 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, 16 बायो एलिमेंट्स हैं इसी में से, और वो हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। नेक्स्ट लेवल जो आता है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूल क्या है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट particle of a
compound which retains its प्रॉपर्टीज़। तो किसी भी कंपाउंड में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो हमारे पास मॉलिक्यूल है, जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वही उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होंगी। दैट रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टीज़, कि उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि चेंज नहीं हो रही, वही इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो भी कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स। तो यही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ या आयनिक बॉन्ड की हेल्प आउट से क्या करते हैं कि फर्दर आगे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स जब कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो उसमें भी हमारे पास फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। Micro means small and macro means large। तो जब यही मॉलिक्यूल्स मिलकर स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो वो हमारे पास माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें हमारे पास अगर एग्जांपल हम देखें तो ग्लूकोज एंड वाटर है। अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स में देखें स्टार्च एंड प्रोटीन्स हैं। ये तो इनके एग्जांपल्स थी। इसके अलावा अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स को देखें तो इनका लो मॉलिक्यूलर वेट है, मैस या, और अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स का देखें तो इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको डिफरेंस में भी आ सकता है, जिसमें आपने सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन बतानी है कि ये हमारे पास जो है वो लो मॉलिक्यूलर मास में मौजूद हैं, इनका मास हाई होता है, और इसके साथ आपने एग्जांपल्स बता देनी है कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अगर आप ग्लूकोज का मास निकालें C6H12O6 और इसका मास निकालें, फाइंड आउट करें, तो वो हमारे पास एक स्मॉल अमाउंट आएगी, एक स्मॉल डिजिट आएगा। अगर हम स्टार्च और प्रोटीन्स का मास फाइंड आउट करें तो हमारे पास एक लार्ज डिजिट आएगा, जिसकी वजह से जो है वो हमने इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम दिया और इनको हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम दिया। तो इस तरह से एटम्स ने मिलकर क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए, और मॉलिक्यूल्स ने फर्दर आगे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाए जिसमें माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मौजूद है। लेवल नंबर 3 जो है वो हमारे पास है ऑर्गेनेली और सेल लेवल। तो कोई भी सेल जो है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। जैसे अगर ये हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद हैं, इसके अंदर लाइसोसोम्स मौजूद हैं, तो इस तरह से किसी भी सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। अब डिफरेंट जो हमारे पास माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे वो फर्दर आगे अरेंज्ड होकर ये ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, जो कि किसी भी सेल के अंदर जो है वो मौजूद हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से सेल के अंदर एक डिवीजन ऑफ लेबर की सूरत होती है, जैसे कि हर एक ऑर्गेनेली जो है वो अपना काम कर रही है, हर एक का जो काम है उसको डिवाइड किया हुआ है। सेल के जितने फंक्शंस हैं उनको ऑर्गेनेलीज में जो है वो डिवाइड किया गया, और हर ऑर्गेनेली जो है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या कर रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस।
तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो भी मौजूद हैं किसी भी सेल के अंदर, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि सेल के डिफरेंट फंक्शंस को उन्होंने खुद में डिवाइड किया हुआ है और वो सेल के फंक्शंस जो हैं वो उनको परफॉर्म करते हैं। तो यही ऑर्गेनेलिज जो हैं वो क्या करती हैं, एक सेल का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनकी बॉडी एक सिंगल सेल पे कंसिस्टेड होती है। जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो तमाम ऑर्गेनेलिज जो हैं वो इसी के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो उनकी बॉडीज़ में यही सेल की जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलकर क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डेवलप करते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल मौजूद हैं जिन्होंने मिलकर हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है, और उसमें से हर एक सेल जो है उसके अंदर ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं जो कि फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी सेल के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो है टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल में क्या होता है कि यही सेल जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो मिलकर क्या बना देते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। तो जब सेल्स जो कि एक तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो एक ग्रुप बनाकर वो उसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये टिश्यू है, और वही फंक्शन जो है वो टिश्यू का फंक्शन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एनिमल्स में नर्वस टिश्यू मौजूद है, तो जितने भी न्यूरॉन्स हैं जो कि नर्वस टिश्यूज़ के सेल्स हैं, तो तमाम के तमाम न्यूरॉन्स क्या करेंगे कि जब एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि नर्वस टिश्यू का क्या काम है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट मैसेजेस को ट्रांसफ़र करना जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो वो तमाम के तमाम न्यूरॉन्स जब एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं मिलकर तो वो क्या बनाते हैं, एक नर्वस टिश्यू बनाते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनमें जाइलम टिश्यूज़ मौजूद हैं। तो जाइलम टिश्यूज़ का क्या काम होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर। तो इसमें जितने भी सेल्स मौजूद हैं वो तमाम के तमाम सेल्स क्या करेंगे, जब मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर है, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो फंक्शन जो है वो उस टिश्यू का फंक्शन बन जाएगा। तो सेल्स जो हैं वो मिलकर क्या करते हैं, एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इस तरह से वो टिश्यूज़ के फंक्शन हो जाते हैं और वो मिलकर जो है वो तमाम फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन्स क्या होते हैं और किस तरह से बनते हैं। जब डिफरेंट टिश्यूज़ जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, करते हैं तो वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइज़ करते हैं ख़ुद को और एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं। जैसे अगर हम बात करें हार्ट, किडनी, लंग्स, तो इस तरह से ढेर सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं जब सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे वो ऑर्गेनाइज करके ये ऑर्गन्स बना देते हैं। हम बात करते हैं जैसे कि स्टमक की बात कर लेते हैं। अब स्टमक में दो तरह के टिश्यूज़ मौजूद हैं जिसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद हैं और मस्कुलर टिश्यूज़ मौजूद हैं, और दोनों मिलकर क्या करते हैं कि स्टमक के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ का क्या काम होता है कि इन्होंने गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करना है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो मस्कुलर हैं इन्होंने क्या करना है,
कॉन्ट्रैक्ट दी वॉल्स, स्टमक की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ताकि यही गैस्ट्रिक जूस जो है वो अच्छे तरीके से मिक्सअप हो सके और प्रोटीन डाइजेशन जो है उसमें हेल्प आउट कर सके, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट कर सके। तो इस तरह से ये डिफरेंट टिश्यूज़ थे जिन्होंने सेम फंक्शन परफॉर्म किया जो कि स्टमक का फंक्शन था डाइजेशन का। तो ये हमारे पास था ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल भी इसी तरह से है कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करें और वो मिलकर एक सिस्टम बना दें, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसे कि अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि वो फूड को डाइजेस्ट कर सके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ओरल कैविटी, हमारा माउथ, उसके बाद स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लिवर सिक्रीशन सिक्रीट करता है, इसके बाद पैनक्रियास। तो इस तरह से जितने भी ऑर्गन्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो तमाम के तमाम उनका फंक्शन क्या है कि उन्होंने डाइजेशन में हेल्प आउट करना है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया जिसकी मदद से क्या होता है कि फूड जो है वो डाइजेस्ट करता है। तो जब डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे पास होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें कम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद नहीं होते या लेस कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ आप कह लें कि ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, इस वजह से उसमें इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद नहीं होते एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास इंडिविजुअल लेवल। अब डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल्स जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो उस टाइम पे एक इंडिविजुअल जो है वो बनता है जिसमें तमाम ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम लेवल जो हैं वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो एक हार्ड एक्सरसाइज अगर कर रहा है, अगर वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो उस टाइम पे ना सिर्फ उसके लेग्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, उसके आर्म्स काम कर रहे हैं, बल्कि उसका हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा ताकि वो ज़्यादा तेज़ी से सांस ले और ज़्यादा अमाउंट में जो ब्लड है वो उसकी बॉडी में सर्कुलेट करे और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसको बॉडी में से एलिमिनेट करे। वो ज़्यादा तेज़ी से सांस लेता है ताकि उसकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो सके और ब्लड की फॉर्म में जो है वो फूड भी जो है वो उसके डिफरेंट सेल्स को जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो इस तरह से ना सिर्फ उसकी लेग्स और उसके आर्म्स जो हैं वो भागने दौड़ने में हेल्प आउट कर रहे हैं, बल्कि उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं ताकि वो एक पूरा इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम लेवल्स जब मिलकर काम करते हैं तो एक इंडिविजुअल बनता है। नेक्स्ट लेवल जो है वो हमारे पास है पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डिफरेंस की सेंस में आता है, तो इसमें हमने जो पॉइंट्स लिखने होते हैं वो डिफरेंट की सेंस में लिखने होते हैं। तो जब इंडिविजुअल्स जो हैं वो जब इस अर्थ के ऊपर रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अगर तो वो सेम इंडिविजुअल्स हों, सेम स्पीशीज़ लिविंग एट सेम प्लेस एट सेम टाइम, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट सेम प्लेस एट सेम टाइम। सेम स्पीशीज़ क्या होती हैं? स्पीशीज़ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नेचर में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जब प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास स्पीशीज़ होती हैं। सेम प्लेस या हैबिटेट वो जगह जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे क्लासरूम की एक एग्जांपल लें
तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन मौजूद है। जहाँ पे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि ह्यूमंस हैं वो मौजूद हैं। सेम प्लेस क्या है, क्लासरूम, और सेम टाइम पे वो मौजूद हैं, इसलिए हमारे पास क्या हो गई, ह्यूमन की पॉपुलेशन। अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी में क्या होता है, डिफरेंट पॉपुलेशंस जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं एट सेम टाइम, तो उसको हम बोलते हैं कि ये कम्युनिटी है। ठीक है, तो अब कम्युनिटी में क्या हो सकता है, फॉरेस्ट कम्युनिटी हो सकती है, जिसमें फॉरेस्ट में ट्रीज़ जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। तो ये डिफरेंट पॉपुलेशन हैं, ट्रीज़ की पॉपुलेशन, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन, एनिमल्स की पॉपुलेशन, ये तमाम जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं सेम टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ये लेस स्टेबल है, और अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो ये मोर स्टेबल है। लेस स्टेबल का मतलब है कि जैसे अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं तो इनकी ईटिंग हैबिट्स भी सेम होंगी, कि अगर हम एक केक जो है वो इन तमाम ह्यूमंस को 50 की स्ट्रेंथ में अगर वो मौजूद है और उनको एक केक जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो तमाम जो हैं वो क्या करेंगे कि उस पर झपट पड़ेंगे, क्योंकि वो जो है वो उसको खाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो केक जो है वो उनके लिए सफिशेंट नहीं होगा, और आहिस्ता आहिस्ता अगर उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेस स्टेबल है, जिसमें उनकी हैबिटेट्स और उनकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, और अगर जो है इसमें से एक चीज़ की भी कमी हुई तो आहिस्ता आहिस्ता वो पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो सकती है। इस तरह से हम कम्युनिटी की बात करते हैं कि अगर फॉरेस्ट में जो है वो डिफरेंट एनिमल्स मौजूद हैं तो उनकी हैबिटेट्स भी डिफरेंट हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स भी डिफरेंट हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट उस तरह से नहीं है ईटिंग हैबिट्स के लिए। तो अगर किसी एक का फूड अगर ख़त्म हो भी रहा है तो बाकी की पॉपुलेशंस जो हैं वो सर्वाइव कर सकती हैं, इसलिए कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और पॉपुलेशन जो है वो लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू कम्युनिटी। इसमें नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी है इसमें मोर ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिटी जो है वो एक एडवांस लेवल है। अब कम्युनिटी जो है वो इसको भी फर्दर आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे पास आ जाता है सिंपल एंड कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी क्या है, जैसे वुड लॉग, इसमें डिफरेंट इंसेक्ट्स मौजूद हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं और फूड वगैरह हासिल करते हैं। कम्प्लेक्स कम्युनिटी में हम देख लेते हैं जैसे कि पॉन्ड कम्युनिटी, यहाँ पे भी लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं और यहाँ पे मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। इसकी वजह से ये लेस स्टेबल होगा और ये मोर स्टेबल होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पॉपुलेशन है और कम्युनिटी है उसका डिफरेंस हम लिख सकते हैं, जो कि अक्सर पेपर में आता भी है, और इसको आपने इसी तरह से एज इट इज़ याद करना है। तो लास्ट लेवल आता है हमारे पास बायोस्फीयर लेवल। अब बायोस्फीयर लेवल क्या होता है, पार्ट ऑफ अर्थ inhabited by organisms। तो वो अर्थ का पार्ट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में तमाम इकोसिस्टम्स भी आ जाते हैं। इकोसिस्टम क्या होते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स
इंटरेक्शंस इन इन्वायरमेंट जो हैं वो क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम, और तमाम इकोसिस्टम जो हैं वो क्या बनाते हैं मिलकर, बायोस्फीयर लेवल। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। ठीक है, तो ये तमाम जो इकोसिस्टम्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर लेवल्स है, जो अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं विद इंटरेक्शन विद द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। तो ये था हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो स्टडी किए हैं, जहाँ पे सबसे पहले एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल आ गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल था, फिर ऑर्गेनेली लेवल था, और सेल लेवल था, टिश्यू लेवल था, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, और लास्ट पे हमने सबसे वास्ट लेवल देखा जिसमें हम बायोस्फीयर लेवल था।